हेलो स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को पास्कल्स लॉ पर बेस्ड एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई एम श्योर कि सारे बच्चों ने होमवर्क किया होगा, लेकिन ये जो पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, उस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आज के सेशन में नहीं करवा रहा हूं, अगले सेशन में करवाऊंगा। आज मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ पढ़ाना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि टाइम कम बचे, आप लोग अच्छे से सीख ना पाए, इसलिए होमवर्क जो पास्कल्स लॉ पर बेस्ड था उसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगा। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। तो पास्कल्स लॉ वाले होमवर्क का डिस्कशन अगले सेशन में होगा। ओके, पिछले सेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड ये वाला प्रॉब्लम मैंने दिया था आपको होमवर्क। तो अब इस वाले प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम पहले समझा रहा हूं, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, आइस का बना हुआ ये ब्लॉक है। क्यूबिकल इसका शेप है, क्यूब शेप का ये ब्लॉक है हमारे पास, आइस से बना हुआ है और ये पानी में फ्लोट हो रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सॉल्व करवाया था लास्ट सेशन में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड प्रॉब्लम था वो, उसमें मैंने ये कैलकुलेट किया था कि जब बर्फ को पानी में डालते हैं और जब आइस पानी में फ्लोट होती है तो 90% वो पानी में डूबी होती है, 10% पानी के बाहर होती है। समझाई थी ये बात मैंने। तो ये जो आइस का क्यूबिकल ब्लॉक है ये 10% पानी से बाहर है, 90% डूबा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस आइस के ब्लॉक के ऊपर हम 0.5 kg का एक वेट डालेंगे और हम चाहते हैं कि जब हम 0.5 kg का वेट इसके ऊपर रखें तो ये डूबना नहीं चाहिए, ये तैरते रहना चाहिए। जैसे कि पहले तैर रहा था, ये तैरता रहे, ये पानी में डूबना नहीं चाहिए 0.5 kg का वेट रखने के बाद। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूब की मिनिमम एज कितनी होनी पड़ेगी जिससे कि आधा किलो का वजन अगर हम ऊपर रखें तो ये डूबेगा नहीं। तो उसके लिए मिनिमम कितनी एज रिक्वायर्ड है ये फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं और क्वेश्चन में गिवन है आइस की डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मैं क्वेश्चन इरेज करूंगा और फिर इसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो एक आइस का क्यूबिकल ब्लॉक है, सपोज करो ये हमारा ब्लॉक है और इसको हमने पानी में रखा तो ये पानी में तैरने लगा। और आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूं कि 90% ये पानी में डूबा रहेगा, 10% बाहर रहेगा। अब इसके ऊपर हमें आधा किलो का वजन बैठाना है और क्वेश्चन ने कहा है कि जब हम आधा किलो का वजन इसके ऊपर रखें तो ये डूबना नहीं चाहिए। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी मिनिमम एज क्या होगी। शब्दों पे ध्यान दो, मिनिमम एज बताना है। तो क्योंकि हमें मिनिमम एज बताना है इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि जब हमने आधा किलो का ब्लॉक इसके ऊपर बैठाया तो ये पानी में जस्ट घुसा। जब हमने आधा किलो ऊपर से रखा तो ये पानी के अंदर जस्ट डूबा, मतलब इसकी जो अपर वाली सरफेस है वो बिल्कुल पानी के लेवल के बराबर हो गई जब हमने आधा किलो इसके ऊपर रखा। क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है मिनिमम एज बताओ, तो मिनिमम पूछा जा रहा है, तो मतलब आधा किलो रखने से ये डूबने से जस्ट बच गया। क्योंकि क्वेश्चन ने मिनिमम पूछा है इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि जब हमने आधा किलो रखा तो इसकी जो अपर सरफेस है वो पानी के लेवल के बिल्कुल बराबर हो गई, मतलब ये पानी में डूबने से जस्ट बच गया जब हमने इसके ऊपर आधा किलो का ब्लॉक रखा। ओके,
तो आधा किलो का ब्लॉक रखने के बाद डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। तो ये आइस का ब्लॉक है और ये पानी में करीब करीब पूरा डूब गया है, लगभग पूरा डूब गया है, डूबने से जस्ट बच गया। तो इसकी जो अपर सरफेस है बिल्कुल बराबर हो गई, अगर थोड़ा सा भी वजन और देंगे डूब जाएगा। तो हमने आधा किलो का ब्लॉक इसके ऊपर बैठाया है। तो ये आधा किलो का मेटल का टुकड़ा है, ठीक। तो पहले ये पानी में तैर रहा था, हमने आधा किलो का वजन इसके ऊपर रखा, तो इस आइस के क्यूब की हालत इस तरह की हो गई। मतलब ये पानी में डूबने से जस्ट बचा, अगर थोड़ा सा वजन और रखते तो डूब जाता। तो इसकी जो अपर सरफेस है वो बिल्कुल पानी के लेवल के बराबर आ गई है। और हमने ऐसा क्यों माना कि अपर सरफेस पानी के लेवल के बराबर आ गई? ऐसा क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है मिनिमम इसकी एज बताओ, मिनिमम। तो मिनिमम बताने को कहा है, तो मतलब ये आधा किलो का जब हमने वजन रखा तो ये पानी में डूबने से जस्ट बचा, क्योंकि क्वेश्चन ने मिनिमम एज पूछी है। इसलिए हमने ऐसा माना है कि आधा किलो का ब्लॉक हमने इसके ऊपर रखा तो ये पानी में डूबने से जस्ट बच गया, ठीक है। मिनिमम पूछा है इसलिए ये सिचुएशन हम मान रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये जो आइस का क्यूब है इसकी साइड कितनी है। तो मान लेते हैं आइस के क्यूब की जो साइड है वो a है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आधा किलो का ब्लॉक हमने रख दिया है ऊपर से। सवाल मेरा आपसे ये है कि आधा किलो का ब्लॉक रखने के बाद ये आइस का जो क्यूब है ये डूब गया कि तैर रहा है? डायग्राम देखो, बताओ, ये डूब गया पानी में कि ये तैर रहा है? तो जवाब बहुत ही सिंपल है, तैर रहा है। अगर डूब गया होता तो बिल्कुल नीचे चला जाता, ऊपर थोड़ी रहता। तो ये डूब गया है कि तैर रहा है? तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है। और क्योंकि ये तैर रहा है तो इसके वजन को अपथ्रस्ट से बैलेंस होना पड़ेगा। क्योंकि ये तैर रहा है तो इसके वजन को किसने बैलेंस किया? अपथ्रस्ट ने। किसके वजन को? दोनों के वजन को। ये जो हमारा मेटल का टुकड़ा ऊपर रखा है वो, और ये आइस का जो वजन है, दोनों का जो टोटल वजन है उसको अपथ्रस्ट फोर्स बैलेंस करेगा। है ना कॉमन सेंस की बात? देखो कितना आसान होता है, कॉमन सेंस लगाना है। एक डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने से ज्यादा बेटर समझ में आने लगता है। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूं। पहले मैंने आपसे यह पूछा कि हमने आधा किलो का मेटल ऊपर रखा तो ये आइस का क्यूब डूब गया कि तैर रहा है? आंसर इज तैर रहा है। और अगर तैर रहा है तो इसके वजन को किसने बैलेंस किया है? अपथ्रस्ट ने। किसके वजन को? दोनों के वजन को। तो ये जो ऊपर वाला मेटल है उसका वजन mg, और ये आइस का वजन मास ऑफ आइस इंटू जी। ये आइस का जो क्यूब है उसका वजन और ऊपर बैठे हुए मेटल का वजन, दोनों के वजन को अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है, तभी ये तैरेगा, वरना तो ये डूबेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं कि आइस का वजन प्लस ऊपर रखे हुए मेटल का वजन, दोनों के वजन को अपथ्रस्ट बैलेंस कर रहा है। तो मैंने एक बहुत सिंपल इक्वेशन लिखी है, और मैं आपको बताऊं ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये एक्चुअली मैंने एफबीडी बनाया है। मैंने तो पहले ही कहा था पूरी फिजिक्स में घुमा फिरा के बनाना एफबीडी ही रहता है। तो यहां भले ही हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ रहे हैं, पर एक्चुअली तो हम एफबीडी ही बना रहे हैं। अब चलिए इस इक्वेशन में वैल्यू फिल करते हैं। आइस का मास, तो बेटा ये तो क्यूब है, क्यूब का जो मास होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होगा ए क्यूब। हमने इसकी जो साइड है उसको ए माना है, तो अगर क्यूब की साइड ए है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। और हमें मास लेना है, तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, प्लस ये ऊपर वाला मास है, तो ऊपर वाला मास तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें दिया है 0.5 kg, तो ये m की वैल्यू हमें डायरेक्टली मालूम है, लास्ट में m की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लिखते हैं अपथ्रस्ट की वैल्यू, अपथ्रस्ट की वैल्यू। और ये जो अपथ्रस्ट की वैल्यू है
ये बताता है कौन? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है इस वक्त? अगर याद है तो आपको बड़ी आसानी से अपथ्रस्ट की वैल्यू समझ में आ जाएगी। अगर नहीं याद है तो चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में डूबेगा तो जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डूबता है, डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस होता है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होता है। बिल्कुल आसान। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है उसके वजन के जितना अपथ्रस्ट फोर्स होता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। तो अपथ्रस्ट की क्या वैल्यू होगी? डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वजन। तो चलो बताओ कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा? आंसर, जितना सॉलिड डूबा। कितना सॉलिड डूबा? ये पूरा का पूरा क्यूब डूब गया है। ये पूरा का पूरा ये जो क्यूब है ये पूरा डूब गया है। तो कितना सॉलिड डूब गया है? क्यूब के वॉल्यूम जितना। क्यूब का वॉल्यूम ये रहा। तो ये पूरे क्यूब डूब चुका है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब के वॉल्यूम जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। जितना डूबेगा सॉलिड उतना ही पानी डिस्प्लेस होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कौवा भी जानता है, सिखाया था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताते वक्त। तो जितना पानी डिस्प्लेस हो गया है उस डिस्प्लेस होने वाले पानी का जो वेट होगा वही अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी। तो पानी कितना डिस्प्लेस हो गया? क्यूब के वॉल्यूम जितना। तो जितना क्यूब का वॉल्यूम है उतना पानी डिस्प्लेस हुआ। तो ये जो है ये डिस्प्लेस होने वाले पानी का वॉल्यूम है और हमें चाहिए वेट। तो ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो। किसकी? पानी की, क्योंकि हम पानी का वेट ले रहे हैं। तो ये जो ए क्यूब मैंने लिखा है ये कौन है? डिस्प्लेस होने वाले पानी का वॉल्यूम। वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आता है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, और मास इंटू जी इज वेट। ठीक है, अब देखो ये जी कैंसिल हो गया और हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये क्यूब की एज बतानी है। तो ये वाला टर्म हम उधर भेजेंगे तो अकेला m रह गया लेफ्ट हैंड साइड पर। इस वाले टर्म को उधर भेजेंगे, ए क्यूब कॉमन, डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस। और ये जो डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस है ये डिनोमिनेटर में आया। ए क्यूब इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस। और हमें ए बताना है। तो ए बताओगे तो ये जो क्यूब है ये इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा, और जब क्यूब को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो बन जाता है क्यूब रूट। तो दिस इज m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ आइस का क्यूब रूट। ये है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। सीधा सीधा हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना आसान प्रॉब्लम था ये। तो जिन बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करिए, चेक करिए कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं सही सॉल्व किया है। जैसे मैंने सोचना सिखाया है क्या आपने वैसे ही सोचा? अगर आपसे कोई गलती हुई है तो मेक श्योर कि जब मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा तो आपसे वही गलती दोबारा ना हो। ठीक है, फेयर कॉपी पे सॉल्यूशन को पूरा आप लोगों को नोट करना है। मास की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.5 kg। वाटर की डेंसिटी सबको याद होती है, मैं रख दे रहा हूं। तो मास की वैल्यू 0.5 kg, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आइस की डेंसिटी 900 क्वेश्चन में गिवन है, इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 5/1000 का क्यूब रूट। और आपने एमकेएस सिस्टम में मास को रखा है, डेंसिटी को रखा है। तो क्योंकि एमकेएस सिस्टम में रखा है तो ये जो ए की वैल्यू है वो भी एमकेएस सिस्टम में मिलेगी, और एमकेएस सिस्टम में मिलेगी मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। मीटर में आंसर आएगा।
1000 का क्यूब रूट तो 10 हो जाएगा सीधा सीधा। सो a इज इक्वल टू क्यूब रूट 5/10, 5 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 10 मीटर। और अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाओ तो 100 मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10 है तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। 10 इंटू क्यूब रूट 5 मीटर सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आगे से मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सिंबल्स में आंसर को छोड़ दूंगा। सिंबल्स की वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करके फाइनल आंसर तक जाइए, ये आप लोगों का काम होगा। आगे से मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। क्यूब रूट 5 की वैल्यू आप लोग क्या होती है निकाल ही सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते हो तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो क्यूब रूट को निकालना अगर आपको नहीं आता है तो फॉर नाउ टेक हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड इन फ्यूचर यू विल बी टॉट इन मैथमेटिक्स हाउ डू वी कैलकुलेट क्यूब रूट्स। ठीक है, फिलहाल हम आंसर को बस यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। तो जो होमवर्क प्रॉब्लम है ये उसका फाइनल आंसर है। सिंबल्स में ये आंसर आएगा, तो सबसे पहले सिंबल्स में आंसर निकालना चाहिए और फिर सिंबल्स की वैल्यू रख के फाइनल कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, पहले सिंबल्स में आंसर को ही निकाला जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं। तो फेयर कॉपी पे पूरे सोल्यूशन को नोट कर लो। कोशिश करना फेयर कॉपी पे नोट करते समय आप नकल ना करें, अपना दिमाग लगा के करिए। समझा तो मैंने ऑलरेडी दिया है, तो नकल करने से बचिए। बिना नकल किए फेयर कॉपी पे लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। वीडियो पॉज करके फेयर कॉपी पे सॉल्यूशन नोट करो। फिर मैं बिल्कुल ऐसा ही एक और प्रॉब्लम देने वाला हूं आज का होमवर्क। पहले ये सॉल्यूशन आप लोग नोट करो जल्दी से। और बच्चों, तो ये है आज के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होमवर्क क्वेश्चन। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया है। क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस मैंने बताया है 5 सेंटीमीटर, फ्लोट्स इन वाटर, पानी में तैर रहा है। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आइस का क्यूब पानी में तैर रहा था और यहां पे क्यूब की जगह सॉलिड स्फीयर को पानी में तैरा है। ठीक, if a maximum 0.1 kg load can be put on it without wetting the load, मैक्सिमम हम उसके ऊपर 0.1 kg को बैठा सकते हैं बिना इस लोड को वेट करवाए, बिना लोड को गीला करवाए। मैक्सिमम 0.1 kg को ऊपर बैठा सकते हैं। तो जैसे अभी हमने क्यूब वाला क्वेश्चन किया है, उसमें हमने 0.5 kg का मेटल ऊपर रखा था ना, इसमें हम मैक्सिमम 0.1 kg रखते हैं विदाउट वेटिंग द लोड, लोड को गीला नहीं होने देंगे। तो मतलब जब आप 0.1 kg रखोगे तो ये पूरा का पूरा स्फीयर तो ऑलमोस्ट पानी में चला जाएगा, लेकिन ये जो लोड है ये बाहर रहता है पानी के। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी किया। तो आपको पता लगाना है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके मटेरियल की डेंसिटी क्या है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्यूब की डेंसिटी दी थी, आइस की डेंसिटी दी थी और आपसे क्यूब की एज पूछी है। यहां पर हमने स्फीयर का रेडियस बताया है और डेंसिटी पूछी है। तो सेम है, पिछले क्वेश्चन में डेंसिटी दी थी और साइज पूछा था, यहां साइज दिया है, डेंसिटी पूछी है। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। तो जिन बच्चों ने अभी वाले प्रॉब्लम को ध्यान से समझा है उनसे तो 100% होना ही होना है। और मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं ताकि आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको श्योर होगा कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलेगा। आप लोग सॉल्व करके देखना। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, नोट कर लीजिए। अगले सेशन में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आप लोग मैच कर लेना सही हुआ है कि नहीं। नोट करो होमवर्क को। ऑलराइट बच्चों, चलिए अब हम लोग सीखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या चीज है, इसका क्या मतलब होता है। सपोज करो कि एक ट्यूब है
और उस ट्यूब में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एक ट्यूब है, उस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो होके जा रहा है। तो ट्यूब का जो एक एंड है, उस एंड का एरिया है A1 और ट्यूब का जो दूसरा वाला एंड है, दूसरे वाले एंड का एरिया है A2। तो एक ट्यूब है, ट्यूब में पानी फ्लो हो रहा है, एक तरफ एरिया A1 है, दूसरी तरफ एरिया A2 है। इस ट्यूब में लिक्विड अंदर घुस रहा है V1 वेलोसिटी से, V1 स्पीड से अंदर जा रहा है, और दूसरी तरफ से लिक्विड बाहर आता है V2 स्पीड से। तो एक तरफ से V1 स्पीड से लिक्विड अंदर घुस रहा है और दूसरी तरफ से V2 स्पीड से लिक्विड बाहर आ रहा है। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी हम रो ले रहे हैं। रो डेंसिटी का लिक्विड इस ट्यूब में जा रहा, पास हो रहा है। सभी बच्चों को सिचुएशन क्लियर है? बहुत सिंपल सिचुएशन है। एक ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है, एंट्रेंस पर एरिया A1 है, ट्यूब का जो एंट्रेंस है उसका एरिया A1 है, और दूसरी तरफ जो ट्यूब का दूसरा एंड है, दूसरे एंड पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। लिक्विड अंदर घुस रहा है V1 वेलोसिटी से और लिक्विड बाहर निकलता है ट्यूब से V2 वेलोसिटी के साथ। तो यही चीज मैंने लिखी हुई है। लेट अस सपोज एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। डेंसिटी रो का एक फ्लूइड है और ये जो फ्लूइड है इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीमलाइन ट्यूब। पिछले सेशन में मैंने बताया था स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या होती है, और मैंने एक बात और बताई थी कि जो स्ट्रीमलाइन ट्यूब है वो बिल्कुल रियल ट्यूब की तरह होती है। तो आप चाहे तो ऐसा भी मान सकते हो कि एक असली ट्यूब है और उसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। मैंने भले ही यहाँ पे स्ट्रीमलाइन ट्यूब लिखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो ये स्ट्रीमलाइन वर्ड कहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो एक रो डेंसिटी का फ्लूइड है और वो स्ट्रीमलाइन ट्यूब में फ्लो कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब आर, तो ट्यूब के जो दोनों एंड्स हैं उनका एरिया है A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। फ्लूइड एंटर्स इनटू द ट्यूब विद वेलोसिटी V1। जो फ्लूइड है वो V1 वेलोसिटी से ट्यूब में अंदर जा रहा है एंड इट कम्स आउट ऑफ द ट्यूब विद वेलोसिटी V2। ठीक है, एज शोन इन डायग्राम। तो जैसा कि बगल में डायग्राम आपको दिख रहा है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। तो ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये इस सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन है। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को मैंने डिस्क्राइब किया है। अब बच्चों मैं एक बड़ी छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। समझाना क्या चाहता हूं आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट मैं आपको एहसास कराऊंगा कि हां आपको पता है। ठीक, देखो अगर मैं ऐसा कहता हूं जितना लिक्विड ट्यूब में पर सेकेंड घुसेगा एक तरफ से, उतना ही लिक्विड दूसरी तरफ से पर सेकेंड बाहर भी आना चाहिए। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? एक बार मैं फिर से अपनी बात को बोल रहा हूं। जितना लिक्विड एक तरफ से पर सेकेंड अंदर जाएगा, उतना ही लिक्विड दूसरी तरफ से पर सेकेंड बाहर भी आएगा, है कि नहीं? चलो एग्जांपल देके समझाता हूं, नंबर्स के साथ आपको समझाता हूं। मान लो 1 सेकेंड में 2 किलो पानी अंदर गया। 1 सेकेंड में 2 किलो पानी ट्यूब में गया, तो दूसरी तरफ से भी 1 सेकेंड में 2 किलो पानी ही बाहर आएगा। न ज्यादा आ सकता है न कम। अगर ज्यादा आ गया दूसरी तरफ से, हमने इधर से 1 सेकेंड में 2 किलो भेजा और उधर से 1 सेकेंड में 3 किलो बाहर आया, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ये 1 किलो एक्स्ट्रा कहां से आ गया? पूछूंगा ना मैं आपसे सवाल कि एक्स्ट्रा ये जो 1 किलो आया वो कहां से आया? तो एक्स्ट्रा पानी बीच में से तो कहीं और पानी ऐड नहीं हुआ है ट्यूब में, तो एक्स्ट्रा पानी तो बाहर नहीं आ सकता है। जितना इधर से घुसा उतना ही उधर से बाहर निकलेगा, उससे ज्यादा तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और कम भी नहीं निकल सकता।
अगर 1 सेकंड में 2 किलो पानी अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ 1 सेकंड में केवल 1 किलो पानी बाहर आ रहा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो 1 किलो लॉस हुआ ये कहां है? इधर से तो 2 किलो भेजा था, उधर 1 ही किलो मिला हमको, तो 1 किलो कहां है? ट्यूब के अंदर ही कहीं रह गया। और ट्यूब के अंदर रह गया मतलब ट्यूब के अंदर पानी स्टोर हो रहा है। पर ट्यूब के अंदर तो पानी कोई स्टोर हो नहीं सकता। ट्यूब में पानी स्टोर करने की तो जगह नहीं है। तो क्योंकि पानी का कोई स्टोरेज, लिक्विड का कोई स्टोरेज ट्यूब के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए जितना लिक्विड हम पर सेकेंड एक तरफ से ट्यूब में डालेंगे उतना ही लिक्विड पर सेकेंड दूसरी तरफ से बाहर आना ही पड़ेगा। न ज्यादा बाहर आ सकता है न कम। जितना हम एक तरफ से ट्यूब के अंदर भेजेंगे उतना ही दूसरी साइड से पर सेकेंड बाहर आएगा। तो जो मैंने बात अभी बताई है ये कोई बहुत हाई फाई बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि जितना लिक्विड पर सेकेंड ट्यूब में घुस रहा है एक तरफ, उतना ही एग्जैक्टली दूसरी तरफ से पर सेकेंड बाहर आएगा ही आएगा। ना उससे ज्यादा बाहर आ सकता है ना उससे कम बाहर आ सकता है। तो जितना भी पर सेकेंड अंदर घुसेगा उतना ही पर सेकेंड दूसरी तरफ से बाहर आएगा, पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो अंदर गया है वही 1 सेकेंड में दूसरी तरफ से बाहर आएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे, कई बच्चों ने मेरे से पहले भी इस तरह का सवाल पूछा है कि सर बिल्कुल शुरुआत में जब पहली बार ट्यूब में पानी जाता है तो एक तरफ से जाता तो है लेकिन दूसरी तरफ से आता नहीं है, क्योंकि इसको इधर से उधर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक तरफ से पानी घुसेगा लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल बिगिनिंग में निकलेगा नहीं। तो बेटे देखो, मैं जो सिचुएशन ले रहा हूं उस सिचुएशन में ट्यूब में पूरा पानी ऑलरेडी भर चुका है। बिल्कुल बिगिनिंग में ट्यूब खाली है और आपने पानी को भेजना शुरू किया तो पानी ट्यूब के अंदर स्टोर हो रहा है। एक टाइप से, एक प्रकार से पानी ट्यूब के अंदर अपनी जगह ले रहा है। बिल्कुल शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन एक बार ट्यूब में पूरा पानी भर जाए उसके बाद जितना पानी पर सेकेंड एंटर करेगा उतना ही पानी पर सेकेंड दूसरी तरफ से बाहर आएगा। मतलब पानी जो है वो ट्यूब के अंदर कहीं पे स्टोर नहीं हो पाएगा। स्टोरेज ट्यूब में तो नहीं है ना पानी की। ट्यूब है, टैंकी थोड़ी है जिसमें पानी स्टोर कर लोगे, ट्यूब है भाई। तो ट्यूब में पानी का कोई स्टोरेज नहीं हो रहा है, और क्योंकि पानी का कोई स्टोरेज नहीं हो रहा है इसलिए एक तरफ से पर सेकेंड जितना पानी घुसेगा दूसरी तरफ से पर सेकेंड उतना ही लिक्विड बाहर आएगा ही आएगा। और ऐसा तब होगा जब ट्यूब में पानी का कहीं स्टोरेज नहीं हो रहा है। तो बच्चों, जब बीच में कहीं पे कोई स्टोरेज नहीं होता है, पानी बीच में कहीं रुक नहीं पा रहा है, बीच में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पानी स्टोर हो जाए, इस तरह से जब लिक्विड फ्लो करता है ट्यूब में तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। कौन सा फ्लो? स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो जब कहा जाए तो आप तुरंत समझ जाओ कि बीच में कहीं भी लिक्विड का कोई स्टोरेज नहीं है। ठीक है, तो जब कहीं पे कोई स्टोरेज नहीं होगा, इस प्रकार का जो फ्लो होता है लिक्विड का उसे स्टेडी फ्लो कहते हैं। और स्टेडी फ्लो के दौरान पर सेकेंड जितना लिक्विड एक तरफ से अंदर जाएगा एग्जैक्टली उतना ही लिक्विड पर सेकेंड दूसरी तरफ से बाहर आना चाहिए। ठीक, तो ये जो मैंने अभी सेंटेंस बोला है ये लॉजिक बोला है मैंने, लॉजिक। जितना लिक्विड पर सेकेंड अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड पर सेकेंड दूसरी तरफ से बाहर आना चाहिए स्टेडी फ्लो के दौरान। तो ये जो मैंने अभी अभी बोला है सेंटेंस, ये एक्चुअली मैंने लॉजिक बताया है। और आप जानते हो लॉजिक यानी कि इक्वेशन, पिछले सेशन में समझाया था मैंने। एक लॉजिक यानी एक इक्वेशन। तो जब आपके पास एक लॉजिक होता है तो उस लॉजिक को आप एक इक्वेशन बना के लिख सकते हो। हम देखेंगे कि इधर से लिक्विड कितना अंदर घुसा है पर सेकेंड,
और उधर से पर सेकंड कितना बाहर आया है ये देखेंगे, और फिर हम लॉजिक कहेंगे कि जितना पर सेकंड घुसा उतना ही पर सेकंड बाहर आया होगा, तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, और जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अभी मैं वो इक्वेशन आपको बना के दिखाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सुंदर सा डायग्राम बनाओ, ठीक है, और सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन फेयर कॉपी पे अच्छी हैंडराइटिंग में जल्दी से नोट करो, फिर मैं इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। नोट करो पहले। ऑलराइट, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपको इक्वेशन बना के दिखाने वाला हूं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, अब देखो कितनी स्पीड से लिक्विड ट्यूब के अंदर जा रहा है, पहले समझ लो उसके बाद लिखवाऊंगा। पहले समझ लो लिक्विड अंदर किस स्पीड से जा रहा है, v1 स्पीड से जा रहा है, राइट, और बाहर किस स्पीड से आ रहा है, v2। सबसे पहले अंदर जाने वाले लिक्विड पर ध्यान दो। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो ट्यूब है ये बिल्कुल सीधी अगर होती तो क्या होता। तो ये हमारी ट्यूब है, और इसमें जो ट्यूब का जो एंट्रेंस है जहां से लिक्विड अंदर जा रहा है, एंट्रेंस का एरिया A1 है, और लिक्विड कितनी स्पीड से अंदर जा रहा है, V1। अगर ये ट्यूब बिल्कुल सीधी होती, जैसे अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ट्यूब पतली होती जा रही है ना, अगर पतली मोटी नहीं होती, एक जैसा क्रॉस सेक्शन होता, तो जब इस प्रकार की ट्यूब होती है, एक जैसे क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब होती है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब अगर होती, मतलब इस डायग्राम में नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब मैंने ली है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब होती तो क्या होता। तो देखो कितनी स्पीड से लिक्विड अंदर घुसा, v1 स्पीड से घुसा, तो अंदर घुसने वाले लिक्विड की स्पीड क्या है, v1। तो अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूं, जो लिक्विड अंदर घुस रहा है वो एक सेकेंड में कितनी दूर जाएगा, एक सेकेंड में वो कितनी दूर जाएगा। इसका जवाब बहुत सिंपल है, v1 स्पीड से घुस रहा है तो एक सेकेंड में v1 दूरी जाए। अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका क्या मतलब हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इसका मतलब पर सेकेंड 10 मीटर आगे जाएगा, यही तो मतलब है। तो अगर v1 स्पीड है तो एक सेकेंड में कितनी दूर तक लिक्विड जाएगा, जवाब है v1 दूरी तक जाएगा। तो जो लिक्विड अंदर घुस रहा है, अगर ट्यूब बिल्कुल सीधी होती, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता, अगर होता, तो एक सेकेंड में अंदर घुसने वाला जो लिक्विड है वो v1 दूरी तक जाता। अंदर घुसने वाला जो लिक्विड है वो एक सेकेंड में v1 दूरी तक जाता। तो अब एक बड़ा साधारण सा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक सेकेंड में अंदर घुसने वाले लिक्विड का बच्चों वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो ये तो एक सिलेंडर जैसा हो गया ना, ये दिस इज लाइक अ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर है या कोई भी चीज हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जो लिक्विड ट्यूब के अंदर घुस रहा है, एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड में अंदर घुसने वाले लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा
वो होगा A1 इंटू V1, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अंदर घुसने वाले लिक्विड का वॉल्यूम, 1 सेकेंड में अंदर जाने वाले लिक्विड का वॉल्यूम इज A1 इंटू V1, है कि नहीं? यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है सभी को? अच्छा, तो ये हो गया अंदर जाने वाले लिक्विड का वॉल्यूम 1 सेकेंड में। तो अगर मैं कहूं अंदर जाने वाले लिक्विड का मास क्या है 1 सेकेंड में, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ये होगा 1 सेकेंड में अंदर जाने वाले लिक्विड का मास। समझ में आ गया सभी को? अगर किसी बच्चे को कोई भी बात जरा सी भी कम समझ में आई हो, रिवाइंड करके एक बार फिर से समझो, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आए तो मेरे साथ पर्सनली अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा जब मेरे साथ आप पर्सनली डिस्कस करोगे तब। वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सारे बच्चों को मेरी बात एक ही बार में समझ में आ जानी चाहिए। मैं इस तरह से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज कम समझ में आए तो एक बार तो दोबारा समझने की कोशिश करो, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो पर्सनली अपना डाउट आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो जो लिक्विड ट्यूब के अंदर एंटर हो रहा है, अंदर घुस रहा है, अंदर घुसने वाले लिक्विड का 1 सेकेंड का जो वॉल्यूम है वो है A1 इंटू V1, और वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया मास। तो 1 सेकेंड में अंदर घुसने वाले लिक्विड का मास। अब आप लोग बताइए 1 सेकेंड में बाहर निकलने वाले लिक्विड का मास क्या होगा? पहले वॉल्यूम बताओ। 1 सेकेंड में बाहर निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? तो 1 सेकेंड में अंदर घुसने वाले लिक्विड का वॉल्यूम अभी समझाया मैंने, A1 इंटू V1। उसी तरह से जो बाहर निकलने वाला लिक्विड है 1 सेकेंड के अंदर, उसका वॉल्यूम होगा A2 इंटू V2, और वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा मास। तो 1 सेकेंड के अंदर बाहर निकलने वाले लिक्विड का ये मास है, और 1 सेकेंड के अंदर अंदर जाने वाले लिक्विड का ये मास है। और अब हम यूज करेंगे लॉजिक। लॉजिक क्या यूज करेंगे? 1 सेकेंड में जितना लिक्विड एंटर हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही लिक्विड 1 सेकेंड में बाहर आना चाहिए। अभी मैंने ये बात समझाई थी। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक को हम यूज करेंगे 1 सेकेंड में जितना ट्यूब में घुसा उतना ही 1 सेकेंड में ट्यूब से बाहर आना ही पड़ेगा। तो लॉजिक, अंदर जाने वाले लिक्विड का वॉल्यूम मास, अंदर जाने वाले लिक्विड का मास 1 सेकेंड में इक्वल टू बाहर आने वाले लिक्विड का मास 1 सेकेंड में। तो जितना 1 सेकेंड में अंदर घुसा लिक्विड ट्यूब में, उतना ही 1 सेकेंड में ट्यूब से बाहर आएगा दूसरी साइड। तो देखो ये दोनों तरफ से रो कैंसिल हो गया, तो हमें रिजल्ट आता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और ये जो रिजल्ट आया है इसी रिजल्ट को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसी रिजल्ट को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली ये कहती है कि 1 सेकेंड में जितना लिक्विड ट्यूब में एक तरफ से घुसेगा उतना ही लिक्विड 1 सेकेंड में दूसरी तरफ से बाहर आएगा, क्योंकि ट्यूब के अंदर लिक्विड का कोई स्टोरेज नहीं हो रहा है, मतलब स्टेडी फ्लो हो रहा है। तो यही जो इक्वेशन आपके सामने आई है, जितना लिक्विड पर सेकेंड घुसा उतना ही लिक्विड पर सेकेंड दूसरी तरफ से बाहर होगा, इसी इक्वेशन को, इसी रिजल्ट को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नाम दिया जाता है। ठीक है? तो आई होप कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है सारे बच्चों को ये चीज ढंग से समझ में आ गई होगी। बहुत आसान है, जरूर समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी चीज को आपकी कॉपी पर सिस्टमैटिकली लिखवाऊंगा, जो मैंने समझाया है वही चीज मैं लिखवाऊंगा। एक चीज और समझ लो, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का लॉजिक क्या है?
जितना लिक्विड 1 सेकेंड में अंदर गया उतना ही लिक्विड दूसरी तरफ से 1 सेकेंड में बाहर आएगा। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही तो है ना, कि जितना मास अंदर हो रहा है उतना ही मास दूसरी तरफ से बाहर आएगा, तो मास इज कंजर्व्ड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर अ फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग फ्लूइड। तो फ्लूइड के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब मैं आपको सिस्टमैटिकली लिखवाने जा रहा हूं जो मैंने समझाया है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने समझाया है, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझाया है, सारे बच्चों को ढंग से समझ में आया होना चाहिए। किसी बच्चे को कोई भी चीज कम समझ में आई होगी तो जरूर दोबारा समझने की कोशिश करो, उसके बाद मैं लिखवा रहा हूं, फिर उसको फेयर कॉपी पे नोट करो। ठीक है, चलिए मैं लिखवाने जा रहा हूं। चलिए, तो सिंपल सी बात यह है, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इनटू द ट्यूब पर यूनिट टाइम इज, तो पर सेकेंड जो फ्लूइड एंटर हो रहा है उसका मास क्या है, तो उसका मास है A1V1 इंटू रो, अभी समझाया था मैंने। ठीक, एंड मास ऑफ फ्लूइड, coming out of the tube per unit time is A2V2 into rho। आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हो, समझा तो मैं चुका ही हूं, बस नोट करना है, फेयर कॉपी पे मेरे साथ नोट कर सकते हो। तो जो लिक्विड अंदर जा रहा है पर यूनिट टाइम उसका मास है A1V1 इंटू रो, और जो लिक्विड बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम उसका मास है A2V2 इंटू रो। अब लॉजिक क्या है कि पर यूनिट टाइम जितना मास अंदर जा रहा है उतना ही मास पर यूनिट टाइम दूसरी तरफ से बाहर आएगा। तो लॉजिक लिख रहा हूं मैं, बट मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग into the tube per unit time must be equal to the mass of fluid coming out of the tube per unit time। तो ये हमारा लॉजिक है कि पर यूनिट टाइम जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही मास पर यूनिट टाइम बाहर भी आना चाहिए 100%। ठीक है, ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो के दौरान। और अभी मैंने समझाया था कि स्टेडी फ्लो का मतलब बीच में कहीं कोई स्टोरेज नहीं है लिक्विड की। ठीक है, सो पर यूनिट टाइम अंदर जाने वाले लिक्विड का मास A1V1 रो, इट इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम बाहर आने वाले लिक्विड का मास, और यहां से रो कटेगा, A1V1 इक्वल टू A2V2 रिजल्ट आएगा। इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो पहले आप लोग इतना नोट करो, फिर मैं रो को कैंसिल करके फाइनल रिजल्ट लिखता हूं। नोट करो पहले। चलिए, तो इरेज करूंगा मैं इसे, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं।
तो A1V1 इंटू रो इक्वल टू A2 इंटू V2 इंटू रो कैंसल हुआ, so that is what we are getting A1V1 equal to A2V2, A1V1 equal to A2V2। ठीक, अगर हम ट्यूब को बीच में से काट दें, थोड़ा सा समझ लो फिर नोट करो, अगर हम ट्यूब को बीच में से काट दें तो जहां पे काटेंगे अगर वहां का एरिया A3 है और जहां पे हमने काटा है वहां पे लिक्विड की जो स्पीड है V3 है, तो A1V1 इक्वल टू A2V2 इक्वल टू A3V3 होगा, क्योंकि जहां पे काटोगे वहीं पे लिक्विड बाहर आने लगेगा, तो A1V1 की वैल्यू A3V3 के बराबर होगी। अगर किसी चौथी जगह पर काट दें, किसी और जगह पर काट दें, तो दैट विल बी इक्वल टू A4B4। ठीक है, यानी कि शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि पूरी ट्यूब में कहीं भी देखोगे A इंटू V कांस्टेंट रहता है। पूरे के पूरे इस ट्यूब में कहीं भी आप देखो A इंटू V कांस्टेंट रहता है। तो ये जो रिजल्ट है A1V1 इक्वल टू A2V2, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A इंटू V पूरी ट्यूब में हर क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट रहेगा और A इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। द अबव result is called equation of continuity। तो इसी रिजल्ट को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में कहें, अभी तो मैंने मैथमेटिकल लिखा हुआ है, अगर हम इंग्लिश में कहें, लैंग्वेज में कहें, तो हम ऐसे कहेंगे कि जब लिक्विड का स्टेडी फ्लो हो रहा है, ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो, लिक्विड का स्टेडी फ्लो अगर ट्यूब में हो रहा है, तो ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड फ्लो वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन। फिर से सुनो, ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड फ्लो वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द ट्यूब। कितना सिंपल है ना। यही चीज जो है इसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, सुनो। ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड फ्लो वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द ट्यूब। तो यही जो रिजल्ट है A इंटू वी कॉन्स्टेंट, और क्योंकि A इंटू वी कॉन्स्टेंट है मतलब A1V1 A2V2 बराबर होंगे, बीच में कहीं पे देखो A3V3 वो भी इसके बराबर होगा। A इंटू वी पूरी ट्यूब में कांस्टेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लैंग्वेज में इस तरह लिखा जाता है, therefore according to equation of continuity, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो का मतलब अभी मैंने कई बार बताया है, लिक्विड का बीच में कहीं कोई स्टोरेज नहीं हो रहा है। ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका प्रोडक्ट उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर फ्लो स्पीड के साथ, जिस स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है उस स्पीड के साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का प्रोडक्ट पूरी ट्यूब में हर जगह सेम होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड द फ्लो वेलोसिटी at that cross section, flow velocity at that cross section, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहता है, remains constant throughout the tube, remains constant throughout the tube। तो पूरी की पूरी ट्यूब में हर जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो फ्लो वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट है। ये मैथमेटिकल वर्जन है, मैथमेटिकल वर्जन बिल्कुल छोटा है, इंग्लिश में लिखेंगे तो इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, बस ये सिंबल में लिखी है a इंटू वी कॉन्स्टेंट और ये उसी चीज को मैंने इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो आप लोग पूरी चीज को नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, मतलब बीच में कहीं लिक्विड का स्टोरेज नहीं हो रहा है, अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो पूरी की पूरी जो ट्यूब है उस ट्यूब में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लो वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट रहेगा वो पूरी ट्यूब में हर जगह पर कांस्टेंट बरकरार रहता है। अब क्या आप बता सकते हो कि ये चीज क्या है? कांस्टेंट रहेगा पर ये क्या चीज है? A इंटू वी, दिस इज व्हाट? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, पर सेकेंड जो लिक्विड अंदर घुसा उसका वॉल्यूम है A1 V1, अभी समझाया था ना, याद होगा आई सपोज। पर सेकेंड जो लिक्विड अंदर जा रहा है उसका वॉल्यूम A1 V1, पर सेकेंड जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका वॉल्यूम A2 V2, और वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो मास बनता है। तो ये जो A इंटू वी है वो बेसिकली पर सेकेंड गुजरने वाला वॉल्यूम है। तो ट्यूब में किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड जो वॉल्यूम गुजर रहा है ये A इंटू वी वो चीज है। तो कितना वॉल्यूम ट्यूब में किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड गुजरता है, ये A इंटू वी उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये A इंटू वी चीज क्या है? वॉल्यूम क्रॉसिंग पर सेकेंड। आई रिपीट, A इंटू वी क्या चीज है? ट्यूब के किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड पास होने वाला वॉल्यूम। और मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाते समय बहुत बार बताया है, उसके बाद भी बहुत बार बताया है, पर सेकेंड जब कोई चीज होती है उसको फिजिक्स में कहते हैं रेट। ठीक है, तो पर सेकेंड गुजरने वाला वॉल्यूम, तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। क्या कहते हैं इसको? रेट मतलब पर सेकेंड, फ्लो। तो पर सेकेंड गुजरने वाला जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू A इंटू वी है, उसकी वैल्यू A इंटू वी है। पर सेकेंड गुजरने वाला जो वॉल्यूम है उसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो ये जो A इंटू वी है इट इज एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो कहा जाता है इसको। ठीक है, तो यही बात अब मैं लिखवाऊंगा। A इंटू वी इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो।
जो A इंटू वी है उसे हम लोग रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। इसका सिंबल हम लोग कैपिटल R लिखते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स, तो ये जो रेट ऑफ फ्लो है इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, the volume of fluid passing through a cross section per unit time। तो पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्रॉस हो रहा है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है, उसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। और जैसा कि मैंने अभी समझाया, रेट ऑफ फ्लो की जो वैल्यू है वो A इंटू वी है। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसको हम शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं। अभी हम क्या बोल रहे थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लो वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इतनी जो चीज है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लो वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, ये जो मैंने इतनी लंबी सी बात लिखी है, इसको एक शब्द में रेट ऑफ फ्लो कह सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इंग्लिश में लिखने का इजी तरीका है, ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूब। तो ये जो पूरी चीज है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड फ्लो वेलोसिटी A इंटू वी, तो ये जो पूरी चीज मैंने लिखी है इंग्लिश में, इसको आप सीधे सीधे रेट ऑफ फ्लो लिख सकते हो। ठीक है, तो हेंस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी can also be stated as, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसको ऐसे भी कह सकते हैं as follows। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस तरह से भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का जब स्टेडी फ्लो हो रहा है, तो ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूब। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि जो A इंटू वी है इसी को रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, A इंटू वी को ही रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। तो ये जो A इंटू वी है, पहले हमने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड फ्लो वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, काफी लंबा लिखा था। प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड फ्लो वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, पहले हमने इतना लंबा लिखा था। लेकिन अब हम इसी चीज को हम रेट ऑफ फ्लो लिख देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक जब स्टेडी फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा, खत्म बात। और रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब है पर सेकेंड गुजरने वाला वॉल्यूम, लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इजी सेंटेंस ऐसा लिखा जा सकता है, ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्यूब। नोट कर लो पूरी बात को।
मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो रेट ऑफ फ्लो, अभी मैंने बताया इसका सिंबल आर है और इसका मतलब बताया मैंने, इसका मतलब है वॉल्यूम जो पर सेकेंड गुजरता है, पर सेकेंड को ही रेट कहते हैं और पर सेकेंड मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, काइनेमेटिक्स में बताया था। तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो बेसिकली dv बाई dt है, वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो उसको रेट कहा जाता है। ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, यूज भी कर चुका हूं। और अभी मैंने बताया इसकी जो वैल्यू है वो a इंटू वी है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि ये कांस्टेंट रहेगा, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये है मैथमेटिकल वर्जन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। आप लोग मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जल्दी से नोट करो। तो अब एक बात जो मैंने अभी अभी समझाई है आपको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ continuity is basically principle of conservation of mass, principle of conservation of mass। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और एक बात तो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, a इंटू वी कॉन्स्टेंट है ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो, a इंटू वी कॉन्स्टेंट है, कब कॉन्स्टेंट है? ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो। और स्टेडी फ्लो का मतलब अगर कहीं पे कोई स्टोरेज ना हो तो a इंटू वी कॉन्स्टेंट है, और a इंटू वी कॉन्स्टेंट का मतलब a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और हम कह सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो तो पहली चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूसरी, दूसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पहली होते। मतलब क्या हुआ, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगी लिक्विड की, और जहां एरिया कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। तो ज्यादा एरिया वाली जगह पर, मतलब जहां पे ट्यूब चौड़ी है, वहां उसकी स्पीड पानी की कम रहेगी, अपने आप ही कम हो जाएगी। और जहां पे ट्यूब पतली है, एरिया कम है, वहां स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ रही है तो अपने आप ही एरिया कम हो जाएगा, और अगर स्पीड कम हो रही है तो अपने आप ही एरिया बढ़ जाएगा पानी का। तो अगर पानी फ्लो कर रहा है तो ज्यादा स्पीड से फ्लो करेगा तो एरिया अपने आप ही कम हो जाएगा, और अगर कम स्पीड से फ्लो करेगा तो एरिया अपने आप उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो स्पीड है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एरिया बढ़ाते हो तो धीमा हो जाएगा, फ्लो जो है वो स्लो पड़ जाएगा, और अगर एरिया कम करते हो तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब फ्लो फास्ट हो जाएगा। तो देखो रियल लाइफ में हम लोग कई बार इस तरह का काम करते हैं। आपने कभी पानी से अपने घर की धुलाई की है? अपने घर की, अपने गाड़ी की, किसी भी चीज की पानी की ट्यूब से धुलाई की है? तो आपको याद होगा जब आप पानी की ट्यूब से धुलाई करते हो तो कई बार पानी की जो ट्यूब है उस ट्यूब का मुंह पकड़ के आप दबा देते हो, है ना? आप ऐसे खेल खेल में उस ट्यूब के मुंह पर अपना अंगूठा लगा देते हो, मुंह को थोड़ा सा ट्यूब का जो ओपनिंग है उसको दबा देते हो। तो देखो क्या होता है, ओपनिंग को जब हम दबाएंगे तो एरिया कम हो जाएगा, जिस एरिया से पानी बाहर निकल रहा है वो एरिया कम हो जाएगा, और अगर एरिया हो जाएगा कम तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो जब आप ट्यूब का जो मुंह है उसको दबाओगे, ट्यूब की जो ओपनिंग है उसको दबाओगे, तो पानी जो बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ज्यादा स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, और जब ज्यादा स्पीड से निकलेगा
तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ दूर तक जाएगा, तो दूर दूर तक धुलाई होती है ना। तो आप लोग अनजाने में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज कर रहे थे। अनजाने में आपने ट्यूब की जो ओपनिंग है, ट्यूब का जो मुंह है उसको दबाया, ट्यूब का मुंह दबाने से एरिया कम हुआ, स्पीड बढ़ गई। अनजाने में आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, कभी भी आप टैप ओपन करते हो, नल खोलते हो, तो नोटिस करना, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, आप लोग नोटिस करना। सपोज करो ये पानी का टैप है, तो जब आप टैप ओपन करते हो तो जब ये पानी नीचे गिरता है तो ध्यान देना, जैसे जैसे नीचे गिरता है ये पतला होता जाता है, इसकी जो पानी की धार है ये पतली होती जाती है। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करना, जैसे जैसे ये पानी नीचे गिरता है पानी की जो धार है वो पतली होती जाएगी, अपने आप ही पतली होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो पानी की धार अपने आप ही पतली होती जाएगी नीचे आने के दौरान, खुद ब खुद ऐसा होता जाएगा। तो ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि रियल लाइफ में, अपनी रियल जिंदगी में हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कहां कहां अप्लाई होता हुआ देख पाते हैं। तो एक तो जब आप किसी ट्यूब का मुंह दबाते हो, ट्यूब का जो ओपनिंग है उसको दबाते हो, तो ओपनिंग को दबाने से एरिया कम होता है, तो जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसको आप लोग कभी भी पानी से धुलाई करते हो तो धुलाई करते समय अक्सर ये काम हम करते हैं कि ट्यूब का मुंह दबा देते हैं, ठीक है। अनजाने में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज कर रहे होते हैं। उसी तरह जब आप कोई टैप ओपन करोगे तो टैप में से जब पानी गिरेगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा पतली होता जाएगा, उसकी पानी की जो धार है वो पतली होती जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि नीचे आने के दौरान स्पीड बढ़ती जाएगी और स्पीड बढ़ेगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने आप ही कम होता जाएगा। उसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। चिमनी देखी है कभी? चिमनी देखी? तो चिमनी का जो शेप होता है वो ऊपर की तरफ पतला होता है। चिमनी कुछ ऐसी होती है ना, ये इस तरह की चिमनी होती है। तो जो चिमनी होती है वो थोड़ी सी ऐसे कोनिकल, कोन जैसी शेप की होती है। ऊपर की तरफ ये पतली होती है, नीचे की तरफ चौड़ी होती है। तो ये चिमनी का कोई डिजाइन नहीं है। अभी तक आप लोग ये सोचते होंगे कि चिमनी को गुड लुकिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छी दिखाने के लिए इस तरह का डिजाइन करते हैं। नहीं बेटे, ये जानबूझकर इस तरह का डिजाइन करते हैं। चिमनी का क्या काम होता है कि अगर हमारे घर में कोई धुआं है तो वो जो स्मोक है उस स्मोक को ऊपर आसमान में भेजना। तो चिमनी के अंदर से धुआं हम डालते हैं और वो स्मोक ऊपर आसमान में जाता है। तो देखो, जो धुआं है, जो स्मोक है, वो जैसे जैसे चिमनी में ऊपर चढ़ेगा, ऊपर एरिया कम है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है एरिया कम है तो स्पीड बढ़ेगी। तो जैसे जैसे धुआं ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे धुएं की स्पीड बढ़ेगी। तो जब वो चिमनी से बाहर आएगा तो वो तेज स्पीड से ऊपर आसमान में जाएगा, और हम चाहते हैं कि जो स्मोक है वो जल्दी से ऊपर आसमान में चला जाए, रुके नहीं। इसलिए चिमनी का ये डिजाइन होता है। ये चिमनी को गुड लुकिंग बनाने के लिए नहीं है, ये साइंटिफिक है कि जैसे जैसे चिमनी में जो धुआं है वो ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो स्मोक की रफ्तार बढ़ेगी। तो जब धुआं दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा तो वो तेज रफ्तार से आसमान में चला जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से आसमान में चला जाए, रुके नहीं। अगर आपके घर पे गलती से चिमनी उल्टी लग गई, मान लो चिमनी को उल्टा लगा दिया बाय मिस्टेक, तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने उल्टा लगा दिया होगा, उल्टा लगाने का मतलब जैसे जैसे धुआं ऊपर चढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। तो अगर चिमनी को उल्टा लगा दिया तो जब दूसरी तरफ से धुआं बाहर आएगा तो बहुत कम स्पीड से बाहर आएगा। तो अगर आपके घर की छत पे लगी है चिमनी, तो जब भी आप छत पे जाओगे आपके छत में ही धुआं भरा रहेगा, क्योंकि धुआं बहुत कम स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो छत में ही रुका रहेगा करीब करीब।
तो सारा धुआं आपके घर के आसपास इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपकी सांसों से अंदर जाएगा, फिर तरह तरह की बीमारियां होंगी, है ना। इसलिए जो चिमनी है उसको इस डिजाइन का बनाते हैं। तो मैंने आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। एक एग्जांपल और दे देता हूं, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं जस्ट आपको बता रहा हूं ताकि दिमाग में आप लोगों के एक बार ये चीजें आपके दिमाग से गुजर जाएं। नदी जब पहाड़ पे फ्लो होती है तो पहाड़ पे तो रफ्तार ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, अगर स्पीड ज्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो जब पहाड़ों पे नदी बहती है तो वो नदी बहुत पतली होती है और गहरी भी नहीं होती, ज्यादा घुटनों के नीचे नीचे पानी रहेगा। तो ज्यादा चौड़ी नहीं होती, ज्यादा गहरी नहीं होती, चौड़ाई कम और गहराई भी कम, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो नदी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है। तो जो नदी बह रही है, जब पहाड़ पे होती है नदी, पहाड़ी नदियां जो होती हैं वो बहुत चौड़ी कभी नहीं होती। आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि 3 किलोमीटर चौड़ी नदी है, ऐसा कभी नहीं, छोटी सी दिखाई देती है आपको, उसका दूसरा किनारा बिल्कुल पास में दिखाई पड़ेगा। तो बहुत चौड़ी नहीं होती, बहुत गहरी नहीं होती। लेकिन यही नदी जब बहते बहते मैदानी इलाकों में आती है तो मैदानी इलाकों में उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब स्पीड कम होती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने लगता है। तो जब मैदानी इलाकों में आती है तो बहुत चौड़ी हो जाती है और बहुत गहरी हो जाती है, और जिस जगह नदी समंदर में जाके मिलती है वहां तो स्पीड बहुत कम होती है, तो वहां तो बहुत चौड़ी होती है जहां पे ये समंदर में मिलती है। नदी जाके समंदर में जिस पॉइंट पे मिलती है वहां पे चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट समंदर जैसी चौड़ाई होती है उसकी, और समंदर में स्पीड बहुत कम हो जाती है समंदर में एंटर होते समय। तो क्योंकि स्पीड कम हो जाती है तो चौड़ाई बहुत ज्यादा और गहराई भी बहुत ज्यादा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड बहुत कम है उसकी। ठीक है, तो अगर आप ये बात जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप जानते होंगे कि जो पहाड़ी नदी होती है वो बहुत चौड़ी नहीं होती, बहुत गहरी नहीं होती। मैदानी इलाकों में नदी में चौड़ाई ज्यादा होती है, गहराई ज्यादा होती है, ये तो जानते हो। आज मैंने इसका रीजन बताया है। इसका रीजन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से पहाड़ों पर स्पीड ज्यादा रहती है पानी की, तो नदी कम चौड़ी कम गहरी होती है। इसीलिए पहाड़ों पर कई बार हादसा हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि बिल्कुल पतली सी नदी है, चलो पार कर लें, तो लोग नदी में उतर जाते हैं। लेकिन पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है तो लोग नदी में उतरते हैं लेकिन पानी में खड़े नहीं हो पाते, पानी उनको बहा के ले जाता है। और पहाड़ों में खाई भी होती है, खाई मतलब झरना, तो लोग बह जाते हैं और फिर झरने से नीचे गिरते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं, और एक बार नीचे गिरे फिर सीधे ऊपर चले जाते हैं। तो पहाड़ों पर अक्सर लोगों को लगता है छोटी सी नदी है, चलो पार कर लें, लेकिन पहाड़ी नदी उतनी ही खतरनाक है जितनी मैदानी है। मैदान में खतरा है कि बहुत गहरी है, पहाड़ पे गहरी नहीं है और बहुत चौड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, उस पानी में टिके रहना बहुत मुश्किल है। तो अक्सर लोग पहाड़ी नदियों में बह जाते हैं, उनको लगता है पतली सी है तो नदी में घुसे और बह गए, क्योंकि रफ्तार पानी की बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है जब हम धुलाई करते हैं तो जो ट्यूब है उसका मुंह दबाते हैं तो पानी की स्पीड बढ़ती है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया है टैप को खोलेंगे तो पानी नीचे आएगा तो पानी की धार पतली होगी, क्योंकि नीचे आने पर स्पीड बढ़ेगी तो एरिया कम होगा। तीसरा मैंने ये चिमनी वाला एग्जाम्पल दिया, और चौथा एग्जाम्पल मैंने आपको नदी वाला दिया है। ठीक है, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल अपने आसपास देख के सोच सकते हो कि कहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग रही है। तो फेयर कॉपी पे ये चीज जल्दी से नोट करो, जो बोर्ड पे लिखी है नोट कर डालो पूरा। नोट दिस ऑल। चलिए, आज के सेशन का आखिरी काम कर रहा हूं मैं, छोटा सा काम है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
तो अगर हम एक ग्राफ खींचें वेलोसिटी वर्सेस एरिया, अगर हम ग्राफ खींचें तो बच्चों इसको याद रखना, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो ग्राफ इस तरह का बनता है। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो ग्राफ इस तरह का बनता है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड कम होगी। तो एरिया बढ़ता जा रहा है तो स्पीड कम होती जा रही है, तो ग्राफ नीचे आ रहा है। तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो तो ग्राफ इस तरह से बनता है। और ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, इस शेप को कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं इसको? इस वाले शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का जो शेप है ग्राफ का उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। और ध्यान रखना, जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का ग्राफ होता है। इसको ध्यान इसलिए रखना है बच्चों क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कोई पहली बार तो आ नहीं रही है, आगे भी बहुत बार आएगी। तो जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है दो चीजों के बीच में, तो उन दो चीजों के बीच में हम जब ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ इस शेप का बनता है। और ये जो शेप है इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कहते हैं। तो आप लोग ये ग्राफ बना लीजिए। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज के सेशन को अच्छे से सीखा है और इसको अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। सारी बातें आपको जरूर समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई चीज आपको कम समझ में आई हो, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो। और अगर मन में कोई और क्वेश्चन आता है तो पर्सनली मेरे से अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।